Hello, I am Naman Malpani and I am today going to record part number 2 of the quality review chapter. So let us proceed with the quality review process. तो सबसे पहले आपको ये समझना है that is quality review group and the technical reviewers. ठीक है, टेक्निकल रिव्यूअर क्या होता है, वो अपनी जो रिपोर्ट है वो क्वालिटी रिव्यू ग्रुप को देते हैं और क्वालिटी रिव्यू ग्रुप उस टेक्निकल रिव्यूअर की रिपोर्ट के बेसिस पे कुछ रिकमेंडेशन देते हैं टू द बोर्ड. ये फंडा है. ठीक है, तो द बोर्ड में कॉन्स्टिट्यूट वन और मोर क्वालिटी रिव्यू ग्रुप और ये जो क्वालिटी रिव्यू ग्रुप हो सकते हैं वो एक इंडस्ट्री स्पेसिफिक ग्रुप भी हो सकते हैं एंड जेनरिक ग्रुप भी हो सकते हैं. ठीक है, अब देखो है ना, अब टेक्निकल रिव्यूअर्स का काम क्या है. द जॉब ऑफ द टेक्निकल रिव्यूअर वुड बी टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिव्यू ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑडिट फंक्शंस ऑफ द ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू विद द व्यू टू असेस इन द क्वालिटी ऑफ ऑडिट एंड रिपोर्टिंग. ठीक है, मतलब हमें क्या क्या असेस करना है, क्वालिटी ऑफ ऑडिट एंड द रिपोर्टिंग एंड द रिव्यू ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल फ्रेमवर्क अडॉप्टेड बाय देम इन कंडक्टिंग ऑडिट. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, सिंपली क्वालिटी ऑफ ऑडिट एंड रिपोर्टिंग एंड द रिव्यू ऑफ क्वालिटी कंट्रोल फ्रेमवर्क. तो ये आपका फंडा हो गया. ठीक है, अब अपन चलते हैं एम्पैनलमेंट ऑफ टेक्निकल रिव्यूअर्स. ठीक है, तो कौन कौन बंदा टेक्निकल रिव्यूअर बन सकता है. ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहला कंडीशन है ही शुड बी इन प्रैक्टिस. ठीक, उसे 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए. सॉरी इट इज 15 ईयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस. उसके पास 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आफ्टर क्वालिफाइंग एंड शुड बी करंटली इन प्रैक्टिस. है ना, अभी प्रैक्टिस में होना चाहिए. पोस्ट क्वालिफिकेशन 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे प्रैक्टिस का हो चाहे सर्विस का हो. एंड शुड बी इन करंटली शुड बी ही इज इन प्रैक्टिस. ठीक है ना, उसने कम से कम साइन इन पार्टनर होना चाहिए या प्रोपराइटर होना चाहिए. मतलब उसने कितनी बैलेंस शीटें साइन की है, एटलीस्ट 3 स्टैट ऑडिट. ठीक है, उसने साइन की है एज द सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर. ठीक है, उसने 3 CSAs मतलब 3 सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिट के रूप में साइन किया है ऑफ बैंक, है ना, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, गवर्नमेंट कंपनीज. ठीक है, या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज जिनका टर्नओवर ₹50 करोड़ एंड अबव है ना, ड्यूरिंग द लास्ट 10 फाइनेंशियल ईयर. मतलब उसने पिछले 10 सालों में किन किन के साइन किए. सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर था वो, किसी गवर्नमेंट कंपनी या किसी बैंक या किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी या ये ऐसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या जिसका टर्नओवर 50 करोड़ या उससे ज़्यादा है. तो मतलब उसने 3 स्टैट ऑडिट की होनी चाहिए पिछले 10 साल में. ठीक है, तो ये प्रोवाइडेड आउट ऑफ द अफोर्डसेड 3 statutory audit assignment, at least one must be in respect of entities other than private limited. मैंने आपको क्या बोला, सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर किसका होना चाहिए, गवर्नमेंट कंपनी, पब्लिक सेक्टर कंपनी, बैंक एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैविंग एनुअल टर्नओवर ऑफ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 करोड़. ठीक है, तो अब ये बोल रहा है कि तीनों में प्राइवेट कंपनी नहीं हो सकती. मतलब एक ऐसा होना चाहिए जो इन तीनों में से हो, मतलब गवर्नमेंट हो, बैंक हो, गवर्नमेंट कंपनी हो, बैंक हो या पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो. तो मतलब अगर 3 स्टैच ऑडिट असाइनमेंट होनी चाहिए पिछले 10 सालों में. ठीक है, तो उन 3 में से एटलीस्ट 1 अदर देन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होना चाहिए. ठीक है, अब देखो कोई भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग उसके अगेंस्ट पेंडिंग नहीं होनी चाहिए. ठीक है, या कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन उसके अगेंस्ट नहीं लिया गया होना चाहिए, या कोई भी पीनल एक्शन अंडर एनी अदर लॉ. ठीक है, ये तो अब जो ऊपर वाली जो बात हो रही थी वो सी एक्ट के अंदर बात हो रही थी. ठीक है, उसके अगेंस्ट कोई भी पीनल एक्शन नहीं लिया गया हो अंडर एनी अदर लॉ. ठीक है, या कोई भी पेंडिंग नहीं हो ड्यूरिंग द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर ऑन और देयर आफ्टर. मतलब पिछले 3 सालों में कोई भी उसके अगेंस्ट पीनल एक्शन नहीं लिया गया. ठीक है, रिव्यूअर शुड नॉट बी करंटली द मेंबर ऑफ द QRB. ठीक है, QRB का मेंबर नहीं होना चाहिए. है ना, जो टेक्निकल रिव्यूअर होगा वो QRB या बोर्ड का मेंबर नहीं हो सकता. ठीक है, ICAR सेंट्रल काउंसिल, ठीक है, रीजनल काउंसिल, ब्रांच लेवल मैनेजमेंट कमेटी, मतलब इसका वो मेंबर नहीं होना चाहिए. मतलब सिंपल सी बात है, वो पिछले 15 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड शुड बी इन प्रैक्टिस. दूसरा क्या पॉइंट था हमारा, दूसरा उसका पॉइंट था कि वो 3 स्टार्ट ऑडिट की होनी चाहिए पिछले 10 सालों में जो कि फॉलोइंग कंपनीज है. इसमें से एक वो होना चाहिए जो अदर देन प्राइवेट है. ठीक है, ये भी फंड आपको क्लियर है. उसका कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं होना चाहिए, है ना, शुड नॉट बी करंटली अ मेंबर ऑफ द QRB. ठीक है, ये फंडा है जो आपको माइंड में समझना है. ठीक है, अब जो टेक्निकल रिव्यूअर का अपॉइंटमेंट होता है इट शुड बी फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स. मतलब 3 साल के लिए इसका अपॉइंटमेंट होता है. ठीक है, अब इसे इस पीरियड के अंदर एनुअली इसे बहुत सारी ट्रेनिंग करनी पड़ती है ऑन एरिया सच एज इंड AS, कंपनीज एक्ट, अदर टेक्निकल स्टैंडर्ड्स. और इसके लिए इसे 6 एनुअल डिक्लेरेशन भी देने पड़ते हैं कि मैंने ये सब ट्रेनिंग्स करी है. ठीक है, अलॉन्ग विद द रेलिवेंट एविडेंस टू द QRB रिलेटिंग टू देयर पार्टिसिपेशन इन सच ट्रेनिंग. ठीक है ना, ये आपको फंडा हो गया. अब अपन चलते हैं, अब ये जो 3 साल की जो अपॉइंटमेंट होती है ये रिन्यू भी हो सकती है. तो बड़ा सा सिंपल सी बात है, रिन्यूअल ऑफ एम्पेनलमेंट ऑफ टेक्निकल रिव्यू सब्जेक्ट टू हिज कंसेंट फॉर अनदर ब्लॉक पीरियड. ब्लॉक पीरियड कितना होता है, 3 साल का. तो ये आपको समझना है ना. अब वेरियस स्टेजेस इन्वॉल्व इन द कंडक्ट ऑफ द क्वालिटी रिव्यू असाइन. तो सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो क्वालिटी रिव्यू बोर्ड होता है वो किसी ऑडिट फर्म को सेलेक्ट करता है, उसके ऑडिट फाइल को सेलेक्ट करता है. मैंने बोला था ना मैक्सिमम 3 ऑडिट फाइल उठा सकता है, वो 3 एंगेजमेंट उठा सकता है. वो भी अगर मान लो पिछले सालों में डिफॉल्ट नहीं है
है तो वो अगर 3 उठा सकता है। अगर पिछले सालों में डिफ़ॉल्ट है, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर किया, अगर पिछले सालों में डिफ़ॉल्ट अगर है तो वो 3 से ज़्यादा भी उठा सकता है। तो वो ऑडिट फाइल उठा सकता है और ऑडिट फर्म को आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है, एंड टेक्निकल रिव्यूअर को भी आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है। फिर वो टेक्निकल रिव्यूअर को एक लेटर ऑफ एंगेजमेंट भेजेगा, ठीक है। तो अब देखो टेक्निकल रिव्यूअर क्या करेगा, एक्सेप्टेंस कंफर्म करेगा टू दिस लेटर, ठीक है, कि वो उन एलिजिबिलिटी कंडीशंस को मीट आउट करता है जो अभी हमने ऊपर पढ़ी है, एंड फर्निशिंग स्टेटमेंट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है, और वो स्टेटमेंट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी भी देगा कि भाई मैं ये सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें इस प्रोसेस में हो रही वो सारी मैं चीज़ें कॉन्फिडेंशियल रखूंगा, ठीक है। अब क्या करेगी, क्यूआरबी इंटीमेट करेगी एएफयूआर मतलब ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू, ठीक है, अबाउट द प्रपोज क्वालिटी रिव्यू, ठीक है ना। अब इसमें क्या करेगा कि मतलब वो उसे बताएगी कि आपका ऑडिट फर्म का रिव्यू होने वाला। सबसे पहले क्यूआरबी आइडेंटिफाई करेगी, फिर वो लेटर भेजेगी जिसे टेक्निकल रिव्यूअर को, टेक्निकल रिव्यू उसे एक्सेप्टेंस करके भेज देगा। फिर क्यूआरबी इंटीमेट करेगी ऑडिट फर्म को कि आपका क्वालिटी रिव्यू होने वाला है, ठीक है। फिर अब देखो टेक्निकल रिव्यू क्या करेगा, टेक्निकल रिव्यूअर सिंपल सी बात है, वो टेक्निकल रिव्यूअर जो है वो स्पेसिफाइड क्वालिटी रिव्यू क्वेश्चनियर भेजेगा टू द ऑडिट फर्म, ठीक है। तो वो उसे भेजेगा कि आप ये चीज़ें को रिप्लाई दो, ठीक है। अब टेक्निकल रिव्यू एंड हिज टीम, ठीक है, वो कैरी आउट करेगी क्वालिटी रिव्यू बाय स्टार्टिंग देयर ऑफ साइट रिव्यू, ठीक है। सबसे पहले ऑफ साइट रिव्यू भी करेगी, ऑन साइट विजिटिंग भी करेगी, ठीक है ना, जो भी म्यूचुअल कंसेंट द्वारा डिसाइड होगा, ठीक है, मतलब ये हो गया। अब देखो टेक्निकल रिव्यूअर क्या करेगा, अपनी प्रीलिमिनरी रिपोर्ट बनाएगा और ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू को भेज देगा, ठीक है। तो और साथ साथ में कॉपी क्यूआरबी को भी भेजेगा। अब ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू अपनी रिप्रेजेंटेशन देगी टेक्निकल रिव्यूअर को, एंड द टेक्निकल रिव्यूअर टू इमीडिएटली सेंड द रिप्लाई बाय एएफयूआर टू द क्यूआरबी। मतलब देखो पहले वाले में क्या होता था, टेक्निकल रिव्यू अपने प्रीलिमिनरी रिपोर्ट किसे भेज रहा था, एएफयूआर और क्यूआरबी दोनों को भेज रहा था। लेकिन जब एएफयूआर दे रही तो पहले टेक्निकल रिव्यूअर के पास आ रहा है, एंड टेक्निकल रिव्यूअर विल ओनली सेंड टू द क्यूआरबी, ठीक है। क्यूआरबी के पास तो जा रहा है लेकिन भेजने वाला कौन है यहाँ पे, टेक्निकल रिव्यूअर। ऊपर वाले में कौन सा था, है ना, मतलब ऊपर जो पहला स्टेप था टेक्निकल रिव्यूअर टू एएफयूआर एज वेल एज क्यूआरबी, ठीक है, ये फंडा था। अब देखो अब फाइनल रिपोर्ट सबमिट होगी, ठीक है ना, अलॉन्ग विद द कॉपी ऑफ एनुअल रिपोर्ट ऑफ द एंटिटी, ठीक है। अब क्यूआरबी के पास हमारी फाइनल रिपोर्ट चली गई, है ना। अब इसमें क्या होगा, अब हम बोलेंगे एएफयूआर को कि आप अपनी जो भी रिप्लाईज है टू रिक्वेस्टिंग देम टू सेंड देयर फाइनल रिप्लाई टू द क्यूआरबी विद इन 7 days ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द फाइनल रिपोर्ट। अब एएफयूआर सीधा क्यूआरबी के साथ बातचीत करेगा। अभी तक क्या हो रहा था, प्रीलिमिनरी रिपोर्ट में एएफयूआर ने टेक्निकल रिव्यूअर को दिया, एंड टेक्निकल रिव्यूअर विल फॉरवर्ड टू द क्यूआरबी, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, क्यूआरबी के पास डायरेक्टली रिप्लाई देगा एएफयूआर, एएफयूआर शैल आल्सो सेंड अ कॉपी ऑफ देयर फाइनल रिप्लाई टू द टेक्निकल रिव्यूअर। ऑब्वियसली बात है वो क्यूआरबी को भेज रहा है तो इसे भी भेजेगा, ठीक है, टेक्निकल रिव्यूअर को भी उसने फाइनल रिप्लाई भेज दिया, ठीक है। अब जैसे ही फाइनल रिप्लाई आया एएफयूआर का, ठीक है, टेक्निकल रिव्यूअर क्या करेगा, सबमिट करेगा विद इन नेक्स्ट 7 days, है ना। वो क्या बोलेगा कि मेरी फाइनेंस ये थी, ठीक है ना, उसमें अपनी फाइनेंस बताएगा, ठीक है। फाइनल रिप्लाई ऑफ द एएफयूआर बताएगा एंड इज फाइनल कमेंट्स दे रहा हूँ, वो किसे भेज दिया, क्यूआरबी को भेज देगा, ठीक है ना, क्यूआरबी को। अब देखो यहाँ पे एक नया ग्रुप आता है, उसका नाम होता है क्वालिटी रिव्यू ग्रुप, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होता है, जो रिपोर्ट जो ये टेक्निकल रिव्यूअर ने क्यूआरबी को भेजा, इस रिव्यू इसे कौन देखता है, क्वालिटी रिव्यू ग्रुप देखता है, ठीक है। क्वालिटी रिव्यू ग्रुप टू कंसिडर द रिपोर्ट ऑफ द टेक्निकल रिव्यूअर एंड रेस्पॉन्सेज ऑफ द एएफयूआर एंड मेक रिकमेंडेशंस टू द क्यूआरबी। अब ये रिकमेंड टू द क्यूआरबी, भले ही रिपोर्ट किसके पास गई है, क्यूआरबी, लेकिन उसे रिव्यू कौन करेगा, कंसिडर कौन करेगा, उसे क्यूआरजी करेगा। क्यूआरसी में ऑल्सो कॉल फॉर द एडिशनल डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब देखो अब क्यूआरबी को रिकमेंडेशन किससे आई, क्यूआरजी से, ठीक है। तो क्यूआरबी टू कंसिडर रिपोर्ट एंड रिकमेंडेशंस ऑफ द क्यूआरजी एंड डिसाइड फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन। तो बड़ा सिंपल है, तो मतलब भले ही देखो टेक्निकल रिव्यूअर जो फाइनल रिपोर्ट है, फाइनल रिपोर्ट में क्या क्या होता है, मतलब फाइनल रिपोर्ट नहीं, फाइनल रिपोर्ट तो भेजता ही भेजता है, साथ में क्या हुआ, जब एएफयूआर ने अपने रिप्लाई किसे दिए क्यूआरबी को दिए, तो एएफयूआर क्या करेगा, तो अपने फाइनल रिप्लाई देगा, तो एएफयूआर किसे देगा, क्यूआरबी को भी देगा और टेक्निकल रिव्यूअर को देगा। अब टेक्निकल रिव्यूअर क्या करेगा, विद इन नेक्स्ट 7 days अपनी जो फाइनल रिपोर्ट थी वो उनके फाइनल रिप्लाई, ठीक है, एंड फाइनल कमेंट्स वो एक रिपोर्ट में डालेगा। मतलब ये वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, कौन से वाले की, ये वाले पॉइंट की, ठीक है। तो अब ये भेज दिया किसे, क्यूआरबी को। अब इन पॉइंट्स को रिव्यू कौन करेगा, क्यूआरजी, क्वालिटी रिव्यू ग्रुप, है ना। तो ये फंडा है। तो अब अपन चलते हैं कंपोजिशन ऑफ द रिव्यू टीम। तो ऑब्वियसली बात है कि एक टेक्निकल रिव्यूअर होगा और 5 असिस्टेंट्स
असिस्टेंट लग सकते हैं विद अ टेक्निकल रिव्यूअर, तो 5 असिस्टेंट लग सकते हैं विद अ पर्टिकुलर टेक्निकल रिव्यूअर, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है इसमें जो रिव्यू टीम बनेगी वो ऑब्वियसली बात है फर्म नहीं हो सकती, फर्म इज नॉट अ इंडिविजुअल, मतलब एक कोई वो पर्सन नहीं है, ठीक है। तो फर्म के एक नेचुरल है, ठीक है, मतलब फर्म कभी भी मेंबर टेक्निकल रिव्यूअर नहीं बन सकता, बड़ा सिंपल सी फंडा है, क्योंकि टेक्निकल रिव्यूअर शुड बी एन इंडिविजुअल, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं इंडिपेंडेंस एंड क्वालिफिकेशन ऑफ टेक्निकल रिव्यूअर, ठीक है, बहुत सिंपल है। तो देखो अब उसे क्या क्या अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था कि देखो उसकी इंडिपेंडेंस हम कैसे चेक करेंगे, देखो बड़ी सिंपल सी बात है, उसके सामने कोई भी एक्शन नहीं होना चाहिए, कोई भी पेंडिंग एक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई भी एक्शन नहीं लिया गया होना चाहिए, ठीक है, कोई भी पिनल एक्शन या अंडर एनी अदर लॉ जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था टेकन और पेंडिंग अगेंस्ट हिम ड्यूरिंग द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर एंड और देयर आफ्टर, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हो गया, है ना। अब देखो बड़ा सिंपल सा फॉर्म है। दूसरा पॉइंट क्या है, वो उसकी फर्म या उसकी कोई भी नेटवर्क फर्म या उसकी पार्टनर, उसकी फर्म का कोई पार्टनर या उसका कोई नेटवर्क फर्म का कोई पार्टनर, ठीक है, वो उस जिस कंपनी का जिसका टेक्निकल रिव्यू हो रहा है शुड नॉट हैव बीन द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी और हैव रेंडर एनी अदर सर्विस, मतलब नहीं स्टैट ऑडिट नहीं कोई दूसरी सर्विस, ठीक है ना, टू द सेड एंटिटी ड्यूरिंग द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर एंड और देयर आफ्टर। मतलब बड़ा सिंपल सा फंडा है कि पिछले 3 सालों में नहीं मैं उसका स्टैट ऑडिटर था, नहीं मैंने कोई दूसरी सर्विसेज दी है, कौन, ही हिमसेल्फ, हिज फर्म और कोई पार्टनर, ठीक है, नेटवर्क फर्म का और कोई पार्टनर, उन्होंने कभी भी स्टैट ऑडिट की सर्विसेज नहीं दी, अदर सर्विसेज भी नहीं। जिस एंटिटी का, जैसे मान लो मैं नमन हूँ, ठीक है, मैं ऑडिटर हूँ किसका, XYZ कंपनी का, तो XYZ कंपनी को मेरी फर्म, मतलब मैं, मेरी फर्म, मेरे पार्टनर्स कोई भी सर्विसेज नहीं दे सकता, नहीं स्टैट ऑडिट की नहीं और कुछ की, ठीक है। अब देखो और सिंपल ये वाली सेम लैंग्वेज है जो यहाँ पे थी, ठीक है, शुड नॉट हैव हैड एनी एसोसिएशन विद द ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू। मतलब देखो पहले किसकी बात हुई, सीधी नमन जिसका ऑडिट कर रहा है, अब नमन की बात हो रही है यहाँ पे क्या, ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू, ठीक है, उसके साथ कोई भी एसोसिएशन नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर एंड और देयर आफ्टर, ठीक है। और उसे 141(3) में जो कंडीशंस मेंशन्ड है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर, ठीक है, तो वो भी उसे सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, ठीक है। एंड ही डज नॉट बिलोंग टू द सिटी और रीजन ऑफ द हेड ऑफिस ऑफ द AFUR। मतलब मान लो मेरी कंपनी का जो हेड ऑफिस है, मैं एक CA इन प्रैक्टिस और मेरा जो हेड ऑफिस है इट इज़ इन सोलन हिमाचल प्रदेश, तो ही डज नॉट बिलोंग टू द सेम सिटी वेयर माई हेड ऑफिस इज बीन सिचुएटेड, है ना। तो ये फंडा हो गया। अब अपन चलते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ असिस्टेंट। तो पहले अपन ना इंडिपेंडेंस ऑफ टेक्निकल रिव्यूअर को रिवाइज करते हैं। पहले बात तो कोई भी एक्शन पेंडिंग नहीं होना चाहिए, उसका कोई भी एसोसिएशन नहीं होना चाहिए, नहीं ऑडिट फर्म के साथ, नहीं उसका एंटिटी के साथ, ठीक है। 141(3) की कंडीशंस मीट करना चाहिए और वो मेरी सेम सिटी या नहीं होना चाहिए जहाँ पे मैं बैठा हूँ, जहाँ पे मेरा हेड ऑफिस है। तो अब अपन चलते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ असिस्टेंट। अब मैंने बताया था आपको टेक्निकल रिव्यूअर के साथ 5 असिस्टेंट हो सकते हैं, तो अब उनकी क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए वो अपन को समझना है, ठीक है। तो जो असिस्टेंट होना चाहिए, ही शैल बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही शुड नॉट अट्रैक्ट एनी ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशंस अंडर द CA एक्ट, ठीक है। ही हैव टू साइन द स्टेटमेंट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्वियसली बात है उसे स्टेटमेंट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना पड़ेगा। ही शुड नॉट डायरेक्टली इंटरैक्ट विद द ऑडिट फर्म एज वेल एज द बोर्ड, कौन सा बोर्ड, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड, ठीक है। ही शुड बी वर्किंग विद द CA फर्म फॉर एटलीस्ट 1 ईयर एज अ मेंबर और अ पार्टनर इन द CA फर्म, ठीक है। जो टेक्निकल रिव्यूअर है उसकी फर्म में वो काम करना चाहिए फॉर एटलीस्ट 1 ईयर, ठीक है। ही शुड नॉट हैव बीन एसोसिएटेड विद द ऑडिट फर्म। अब देखो ऑडिट फर्म के साथ भी एसोसिएशन नहीं होना चाहिए, नहीं उसका एंटिटी के साथ, जैसे मान लो नमन के साथ भी उसका कोई एसोसिएशन नहीं होना चाहिए, नहीं नमन जिसका ऑडिट करता है, लेट्स सपोज XYZ कंपनी, तो ही शुड नॉट हैव एनी एसोसिएशन विद द AFUR एंड कंसर्न एंटिटी हुज ऑडिट इज बीन रिव्यूड ड्यूरिंग द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर एंड और देयर आफ्टर। मतलब ये सिमिलर पॉइंट है, ठीक है, ये ऊपर जो हमने पढ़ा, ठीक है। ही शुड नॉट हैव एनी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग अगेंस्ट हिम, कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया गया हो, कोई भी पीनल एक्शन अंडर एनी अदर लॉ, ठीक है, या फिर पेंडिंग नहीं लिया गया हो, नहीं पेंडिंग हो, ठीक है, ड्यूरिंग द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर एंड और देयर आफ्टर, ठीक है। ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ द QRB क्वालिटी रिव्यू बोर्ड का नहीं होना चाहिए, ICS सेंट्रल काउंसिल, रीजनल काउंसिल, ब्रांच लेवल मैनेजमेंट कंपनी। ही शुड नॉट बी एम्पैनल्ड एज अ टेक्निकल रिव्यूअर। ऑब्वियसली बात है अगर मैं टेक्निकल रिव्यूअर हूँ तो भाई मुझे असिस्टेंट की क्या जरूरत है, मान लो मैं ही टेक्निकल रिव्यूअर हूँ तो ऑब्वियसली बात है मैं किसी और टेक्निकल रिव्यूअर का असिस्टेंट नहीं बन सकता, बिकॉज वी आर ऑन द सेम पोजीशन, ठीक है।
तो ही शुड नॉट बी एम्पेनल एज अ टेक्निकल रिव्यूअर विद द क्वालिटी रिव्यू बोर्ड, है ना। अब देखो कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी किन किन को मेंटेन करनी है, ऑब्वियस सी बात है, अभी हमने क्या पढ़ा, स्टेटमेंट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, कौन कौन भेजिएगा, टेक्निकल रिव्यूअर भी भेजिएगा और क्या बोलते हैं उसके असिस्टेंट भी भेजेंगे, ठीक है। तो अब देखो ऑब्वियस सी बात है, स्टेटमेंट ऑफ दे आर रिक्वायर्ड, कौन कौन, यहाँ पे आप लिख सकते हो टेक्निकल रिव्यूअर हिमसेल्फ एंड हिज असिस्टेंट्स, ठीक है ना, इंक्लूडिंग बाई ईच वन ऑफ देयर असिस्टेंट्स इन अ प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म, उन्हें स्टेटमेंट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है, ठीक है। अब देखो देयर शुड बी नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ऑल दोज कनेक्टेड विद द एंटायर रिव्यू प्रोसेस, मतलब जो बंदे इस प्रोसेस में इन्वॉल्व है उनका कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जितने भी बंदे हैं, ठीक है, कौन कौन, मेंबर्स ऑफ द बोर्ड, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड या क्वालिटी रिव्यू ग्रुप, ठीक है, नहीं टेक्निकल रिव्यूअर्स, असिस्टेंट्स एंड द QRB सेक्रेटरीट, है ना, इन सारे बंदों को क्या है कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है, शैल मेंटेन, तो ये सारे बंदे क्या है QRB, QRG, TR, असिस्टेंट, QRB सेक्रेटरीट शैल मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन ड्यूरिंग द रिव्यू, ठीक है। तो ये आपको समझना है, ठीक है। अब अपन चलते हैं गाइडलाइंस फॉर द टेक्निकल रिव्यूअर्स। नाउ वी विल रीड गाइडलाइंस फॉर द टेक्निकल रिव्यूअर। तो बड़ी सिंपल सी बात है, तो टेक्निकल रिव्यूअर शैल हिमसेल्फ मेक दी ऑन साइट विजिट अलॉन्ग विद हिज असिस्टेंट, ठीक है। तो उसे अपने असिस्टेंट के साथ में ऑन साइट विजिट करनी है। ही शैल फॉलो द टेक्निकल गाइड ऑन कंडक्टिंग द क्वालिटी रिव्यू, मतलब जो जो टेक्निकल गाइड में लिखा है ही हैज़ टू फॉलो दैट, ठीक है ना। फिर दूसरा पॉइंट है ही विल, देखो सबसे पहले क्या करना है, उसे ऑन साइट विजिट करनी है, उसे टेक्निकल गाइड में जो जो लिखा है उसे फॉलो करना है। तीसरा पॉइंट क्या है, ही शैल हैव एक्सेस टू द एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स मेंटेन्ड बाय द AFUR इन रिलेशन टू द रिव्यू, मतलब जो जो डॉक्यूमेंट्स उसने मेंटेन किए ही शैल हैव एक्सेस, मतलब उसके पास एक्सेस है, ठीक है, मतलब वो एक्सेस कर सकता है और टेक एब्स्ट्रैक्ट, मतलब सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट ले सकता है फ्रॉम द रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स मेंटेन बाय द AFUR, ठीक है ना। फिर वो क्या देगा, डिटेल कमेंट्स देगा, ठीक है, मतलब ऑब्वियसली बात है, अगर कोई उसे डिस्क्रिपेंसी मिली तो वो कमेंट्स देगा, गिवन प्रॉपर जस्टिफिकेशन एक्सप्लेनेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द वेरियस मैटर्स रिक्वायर्ड टू बी कमेंटेड अपॉन बाय द टेक्निकल रिव्यू इन द फाइनल रिपोर्ट, ठीक है। तो एक क्वालिटी रिव्यू बोर्ड ने कोई रिपोर्ट दे रखी है तो उसे बहुत सारे मैटर्स के ऊपर रिपोर्ट करना है। तो सिंपल सी बात क्या है, ऑन साइट विजिट करेगा, टेक्निकल गाइड को फॉलो करेगा। तीसरा पॉइंट क्या था हमारा कि वो एक्सेस है उसके पास, विल हैव एक्सेस टू, ठीक है। और फिर देखो टेक्निकल रिव्यू की जो कमेंट्स होगा वो कमेंट्स देगा, ठीक है। और ऑब्वियसली बात है, शैल ऑल्सो रेफर, ठीक है, ही शैल ऑल्सो रेफर टू द अदर गाइडेंस प्रोवाइडेड बाय द क्वालिटी रिव्यू बोर्ड, ठीक है, फ्रॉम टाइम टू टाइम सच एज ऑडिट क्वालिटी रिव्यू रिपोर्ट्स, ठीक है, मतलब QRB जो जो गाइडेंस देगा उसे भी वो फॉलो करेगा, ठीक है। अब देखो जो जो ऑब्जर्वेशन आई उसे दो भागों में बांटेगा, मटीरियल एंड नॉन मटीरियल। यहाँ पे देखो सेग्रीगेट हिज ऑब्जर्वेशन इनटू दोज मटीरियल एंड नॉन मटीरियल, ठीक है। फिर देखो ऑब्वियसली बात है, ऐसे 230 और ऐसे 240 को याद करना है। तो टेक्निकल रिव्यूअर को स्पेसिफिकली रिपोर्ट करना है, ठीक है। टेक्निकल रिव्यू शुड बिल्ड इन अ रिव्यू प्रोसेस, मतलब अपनी रिव्यू प्रोसेस में वो ये जरूर इंक्लूड करे टू बी एबल टू रिव्यू ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, मेंटेन बाय द AFUR इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, मतलब वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है वो उसे चेक करे। देखो जो पेपर फॉर्म में था वो यहाँ पे चेक हो गया, ठीक है। TR इंक्लूडिंग असिस्टेंट विल हैव एक्सेस टू, ठीक है, और टेक एब्स्ट्रैक्ट्स ऑफ द रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स मेंटेन बाय द AFUR, ठीक है। और बाकी जो है वो हो गया, ठीक है, ऐसे 230 में आ गया, ठीक है। TR शैल स्पेसिफिकली इंक्लूड अ सेटेबल पैराग्राफ इन द रिव्यू रिपोर्ट on the adequacy of the fraud reporting by the statutory auditor in their independent auditors report, कि भाई क्या उन्होंने फ्रॉड रिपोर्टिंग के ऊपर जो था स्टैट ऑडिटर, जैसे मान लो नमन एंड कंपनी था तो नमन एंड कंपनी ने क्या एडिक्वेसी ऑफ फ्रॉड रिपोर्टिंग क्या मेंटेन करी है या नहीं करी है, तो ये फंडा है। तो बड़ा सिंपल सी बात है, ऑन साइट विजिट करेगा, टेक्निकल गाइड को फॉलो करेगा, कमेंट्स देगा अपने, ठीक है, ऐसे 230 ऐसे 240 के हिसाब से रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करेगा, ठीक है। ऐसे 240 में ये वो मतलब एडिक्वेसी ऑफ फ्रॉड रिपोर्टिंग के बारे में बताएगा कि क्या उनके पास एडिक्वेट है, ठीक है। अपनी ऑब्जर्वेशन को मटीरियल एंड नॉन मटीरियल में बाइफरकेट करेगा, ठीक है। अब अपन चलते हैं स्टेज वाइज अप्रोच ऑफ द क्वालिटी रिव्यू प्रोसेस। अब देखो स्टेज वाइज अप्रोच में बड़ा सिंपल सी बात है, सबसे पहले क्वालिटी रिव्यू ग्रुप, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट करेगा बोर्ड, ठीक है, बोर्ड विल मेक द क्वालिटी रिव्यू ग्रुप, ठीक है। अब टेक्निकल रिव्यूअर्स विल बी असाइंड टू ईच क्वालिटी रिव्यू ग्रुप, ठीक है। अब देखो टेक्निकल रिव्यूअर क्या करता है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑन साइट रिव्यू वो एक प्रीलिमिनरी रिपोर्ट बनाता है और ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू को भेज देता है, ठीक है। आफ्टर ऑब्टेनिंग कमेंट्स ऑफ द ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू ऑन द प्रीलिमिनरी रिपोर्ट, अब देखो ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू में क्या है, प्रीलिमिनरी रिपोर्ट के कमेंट्स आए, ठीक है। TR वुड सबमिट इज फाइनल रिपोर्ट टू द बोर्ड, ठीक है। अब ये अभी हमने प्रोसेस समझा था, ठीक है। और वो कहाँ पे सबमिट करेगा, टू द चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड, ठीक है। वो डेटेड होनी चाहिए एंड द डेटेड होनी चाहिए, ठीक है, एंड शुड बी साइन, ठीक है, ऑब्वियस ही बात है। अब
अब फाइनल रिपोर्ट किसके पास चलेगी, QRB के पास, ठीक है। अब देखो QRG उसे क्या करेगा, ठीक है, QRG में इशू सच डायरेक्शन टू द टेक्निकल रिव्यूअर एज मे बी कंसिडर्ड नेसेसरी इनेबलिंग QRG टू मेक रिकमेंडेशन टू द बोर्ड ऑन द रिव्यू। अब देखो QRG क्या करेगा, रिव्यू करेगा उस चीज़ को, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब QRG जब वो रिव्यू कर रहा है तो वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मंगा सकता है, ठीक है ना, एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मंगा सकता है, ठीक है। वो इंटरैक्ट भी कर सकता है टेक्निकल रिव्यूअर के साथ, ठीक है। कब कब वो इंटरैक्ट कर लेगा, ठीक है ना, कब कब वो इंटरैक्ट करेगा, जब इंटरैक्शन विद द TR इज नेसेसरी, ठीक है, मतलब जब बहुत जरूरी है ना, मतलब व्हेन इट इज नेसेसरी वारंटेड टू सी क्लैरिफिकेशन ऑफ फर्दर डिटेल्स ऑन सर्टन इश्यूज, ठीक है, तो वो बातचीत करेगा, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, इंटरैक्ट करेगा वो टेक्निकल रिव्यूअर के साथ, ठीक है। वेयर देयर आर कंप्लीट डिफरेंसेस बिटवीन द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द टेक्निकल रिव्यूअर, ठीक है, एंड द व्यूज ऑफ द AFUR। मतलब देखो, टेक्निकल रिव्यूअर अलग चीज बोल रहा है और जो ऑडिट फर्म, जैसे मान लो मेरा टेक्निकल रिव्यूअर है, मैं अलग चीज बोल रहा हूँ, तो ऑब्वियसली बात है वो मुझे बुला सकता है, मुझे कौन नहीं, मुझे नहीं, उस टेक्निकल रिव्यूअर को बुला सकता है, ठीक है ना। वेयर द QRG इज डिससेटिस्फाइड विद द क्वालिटी ऑफ द रिव्यू रिपोर्ट, जिस टेक्निकल रिव्यूअर ने जो मतलब जहाँ पे देखो उसने इंटरैक्शन करना है, ठीक है, वेयर इंटरैक्शन इज रिक्वायर्ड, जहाँ पे वो बुला सकता है, ठीक है। जहाँ पे डिफरेंसेस है टेक्निकल रिव्यूअर एंड ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू के बीच में, ठीक है, जहाँ पे वो डिससेटिस्फाइड है विद द क्वालिटी ऑफ द टेक्निकल रिव्यूअर, मतलब उसने ढंग से रिपोर्ट नहीं बनाई है, ठीक है, ठीक है। क्वालिटी रिव्यू ग्रुप AFUR के साथ भी बातचीत कर सकता है, मतलब मेरे साथ भी बातचीत कर सकता है, ठीक है ना। QRG टू मेक नेसेसरी रिकमेंडेशन टू द QRB। अब देखो वो इन सब बातचीत के बाद में वो एक रिकमेंडेशन देगा किसे, QRB को, ठीक है। अब देखो वो जो रिव्यू रिपोर्ट है, QRG जो है, जो रिव्यू कर सकता है रिपोर्ट्स, वो इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल द जॉइंट ऑडिटर्स, ठीक है। मतलब देखो मान लो जॉइंट ऑडिटर, मान लो नमन एंड रमन दोनों ने जॉइंट ऑडिट कर दिया, ठीक है। अब मान लो नमन का फाइनल रिपोर्ट चली गई है, रमन की अभी फाइनल रिपोर्ट नहीं गई है, तो ऑब्वियसली बात है वो वेट कर सकता है कि दोनों की मैं साथ में देखूंगा, ठीक है। जनरली रिव्यू रिपोर्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल द जॉइंट ऑडिटर्स ऑफ एन एंटिटी शुड बी कंसीडर्ड टुगेदर बाय द QRG, ठीक है, एज फार एज प्रैक्टिकेबल, ठीक है। ये वाला पॉइंट आप छोड़ दो, ठीक है। अब देखो QRG अपनी रिकमेंडेशन किसे देगा, बोर्ड को, ठीक है। उसमें क्या देगा, सबमिट इट्स रिकमेंडेशन ऑफ द सेम टू द बोर्ड। अब देखो वो उसमें रिकमेंडेशन में क्या क्या देगा, QRG मैंने क्या बताया था, रिकमेंडेशन कहाँ देता है, बोर्ड को देगा, ठीक है। अब वो ये बताएगा किस पर्टिकुलर्स ऑफ द एंटरप्राइज एंड द AFUR, मतलब एंटरप्राइज के बारे में बताएगा, AFUR के बारे में बताएगा। नमन अगर XYZ का करता तो XYZ के बारे में बताएगा एंड नमन के बारे में बताएगा, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन ऑफ द नॉन कंप्लायंस देगा, ठीक है, क्या नॉन कंप्लायंसेस है, ठीक है। अब एविडेंस क्या क्या है, दैट इज इन सपोर्ट ऑफ द नॉन कंप्लायंस, ठीक है। एंड QRG की रिकमेंडेशन क्या अबाउट द एक्शन दैट आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन इन अ पर्टिकुलर केस, ठीक है। मतलब एंटरप्राइज क्या है, नॉन कंप्लायंस क्या है, उसका एविडेंस क्या है एंड करेक्टिव एक्शन क्या क्या लेना है, ठीक है, ये फंडा है। अब आप समझो कि देखो QRG क्या कर सकता है, QRG में कंसिडर द फॉलोइंग ब्रॉड पैरामीटर्स फॉर डिटरमाइनिंग द एक्शन टू बी रिकमेंडेड टू द बोर्ड, ठीक है। वो क्या क्या रिकमेंड कर सकता है, अगर मान लो जो नॉन कंप्लायंस था क्या वो मटीरियल भी है, अगर वो मटीरियल भी है तो उस मैटर को ले जाओ आप CA एक्ट के अंदर, मैटर में बी रिकमेंडेड टू द काउंसिल, ठीक है, अंडर द CA एक्ट फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन, है ना, टू द डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट ऑफ द ICI, ठीक है, फॉर कंसिडरेशन अप्रोप्रिएट एक्शन, मतलब उसका अगेंस्ट एक्शन लिया जाए। अगर कोई चीज़ नॉन कंप्लायंस है जो कि मटीरियल भी है, अगर नमन ने कोई गलती करी, नॉन कंप्लायंस किया जो कि मटीरियल भी है, तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए अंडर द CA एक्ट एंड इट मे रेफर to the disciplinary directorate a complaint against the Naman, ठीक है, अंडर सेक्शन 28 सबसेक्शन 28 B क्लॉज A, ठीक है। अब मान लो कि जो मेरा जो कंप्लायंस था वो तो था लेकिन वो मटेरियल नहीं था, ठीक है, दीज आर नॉट सो मटेरियल इन नेचर, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है वो सिर्फ एक एडवाइजरी देगा, ठीक है, एडवाइजरी एंड गाइडेंस देगा टू द ऑडिट फर्म, ठीक है ना, मे बी इशूड बाय द QRB इन टर्म्स ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 28B क्लॉज C। देखो 28B क्लॉज A में क्या हो सकता है, उसके अगेंस्ट डायरेक्ट डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट को केस रेफर किया जा सकता है, दूसरा सिर्फ एडवाइजरी इशू हो सकती है, ठीक है। अब जहाँ पे ट्रिवियल बहुत छोटी मिस्टेक है, मतलब कुछ है ही नहीं नॉन कंप्लायंस, ठीक है, द रिपोर्ट में बी टेकन ऑन द रिकॉर्ड एंड द मैटर में बी क्लोज, ठीक है, तो मैटर को क्या किया जा सकता है ना, क्लोज किया जा सकता है, ठीक है। अब देखो मेंबर्स ऑफ द QRB एंड QRG, ठीक है, उन्हें सिट इन फीस मिलेगी, सिंपल सी बात है ना, सिट इन फीस मिलेगी, है ना। तो QRB और QRG के मेंबर्स को सिट इन फीस मिलेगी एंड रीइंबर्समेंट ऑफ ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर मिलेगा। लेकिन अब देखो QRB में 6 कौन से मेंबर होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसमें से एक चेयरपर्सन भी होता है, और 5 कौन से होते हैं जो काउंसिल वाले होते हैं। लेकिन फंडा क्या है, ठीक है, मेंबर ऑफ द QRB और QRG नॉमिनेटेड बाय द काउंसिल, ठीक है, जो काउंसिल ने अपॉइंट किया है विल नॉट बी एंटाइटल फॉर एनी सिट इन फीस, क्योंकि उन्हें काउंसिल पैसा दे रहा होगा। तो मतलब क्या हुआ, देखो मतलब QRB और QRG में सिट इन फीस मिलेगी और ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर मिलेगा, लेकिन सिट इन फीस किन्हें नहीं मिलेगी, जो बंदे काउंसिल वाले हैं। तो मतलब बड़े सिंपल सी बात है, जो काउंसिल वाले हैं उन्हें सिर्फ ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर मिलेगा, जो अदर देन काउंसिल वाले हैं उन्हें ट्रैवलिंग भी मिलेगा, साथ साथ में सिट इन फीस भी मिलेगी।
अब अपन चलते हैं रिपोर्टिंग के ऊपर, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले दो टाइप की रिपोर्ट इशू कर सकता है टेक्निकल रिव्यूअर, एक क्लीन रिपोर्ट दे सकता है, एक मॉडिफाई कर सकता है। जब वो मॉडिफाई कब करेगा, ठीक है, मैं क्वालिफाई कब करेगा, जब ऑब्वियसली बात है उसे नॉन कंप्लायंस मिला है। नॉन कंप्लायंस किसका मिला है, टेक्निकल स्टैंडर्ड्स का मिला है, लॉज एंड रेगुलेशन का मिला है, ठीक है। या फिर क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम जो था, क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम की डिजाइन में डेफिशिएंसी है या नॉन कंप्लायंस हो रहा है, मतलब देखो या तो डिजाइन में डेफिशिएंसी है या उसके ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस में डेफिशिएंसी है, ठीक है। नॉन कंप्लायंस विद द क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, मतलब जो पॉलिसी एंड प्रोसीजर है दैट आर नॉट बीन फॉलोड, तो मतलब या तो डिजाइन में डेफिशिएंसी है या ऑपरेशन में डेफिशिएंसी है, ठीक है। अब देखो रिव्यूअर्स रिपोर्ट में सबसे पहले क्या क्या आएगा, ठीक है ना। सबसे पहले एलिमेंट्स रिलेटिंग टू द ऑडिट क्वालिटी ऑफ कंपनीज, ठीक है, मतलब कैसी ऑडिट क्वालिटी थी, ठीक है। तो मेरा स्कोप क्या था, टेक्निकल रिव्यूअर बताया मेरा स्कोप क्या क्या था, पीरियड क्या क्या था रिव्यू का, ठीक है ना। रिव्यू ऑफ अलॉन्ग विद द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिटेशन, अगर कोई लिमिटेशन थी, ठीक है। अब वो देखो ऑब्वियसली बात है नॉन कंप्लायंस किसका था, टेक्निकल स्टैंडर्ड्स का था, एंड लॉज एंड रेगुलेशन, ठीक है। अ स्टेटमेंट इंडिकेटिंग दैट इंस्टेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस, लैक ऑफ कंप्लायंस विद द टेक्निकल स्टैंडर्ड्स एंड अदर प्रोफेशनल एंड एथिकल स्टैंडर्ड, अ स्टेटमेंट इंडिकेटिंग द इंस्टेंस ऑफ लैक ऑफ कंप्लायंस विद द रेलेवेंट लॉज एंड रेगुलेशन, ठीक है ना। एलिमेंट्स रिलेटिंग टू द क्वालिटी कंट्रोल फ्रेमवर्क, ऑब्वियसली बात ऊपर वाला इसके लिए था ऑडिट क्वालिटी के ऊपर, ये क्या है क्वालिटी कंट्रोल फ्रेमवर्क, ठीक है। देखो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम लगाना किसका काम है, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिट फर्म, ठीक है, ठीक है। अब सबसे पहले तो ये देखना है कि क्या AFUR ने सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल लगाया है या नहीं है, एंड इंडिकेशन ऑफ वेदर द AFUR हैज इंप्लीमेंटेड अ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल विद रेफरेंस टू द क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड, ठीक है। क्या AFUR ने जो सिस्टम लगाया है, ठीक है, AFUR सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल हैज बीन डिजाइंड, ठीक है, क्या वो डिजाइन इस तरीके से हुआ है, इंप्लीमेंट तो किया है लेकिन क्या वो इस तरीके से डिजाइन हुआ है कि टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, ठीक है ना, जो क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स में लिखा है क्या उस हिसाब से वो डिज़ाइन हुआ है। एंड दूसरा क्या बात करते थे हम कि क्या वो कंप्लाई भी हुआ है, वेदर इट वाज कंप्लाइड विद ड्यूरिंग द पीरियड रिव्यू, ठीक है, मतलब क्या वो कंप्लाई भी हुआ है या नहीं हुआ है, क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम डिजाइन हुआ है या नहीं हुआ है। सबसे पहले तो इंप्लीमेंट किया गया या नहीं किया गया, क्या फिर कोई डिजाइन में तो दिक्कत नहीं है, अगर डिजाइन में कोई दिक्कत नहीं है तो क्या वो कंप्लाई हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है वेयर द रिव्यूअर कंक्लूड्स दैट अ मॉडिफिकेशन इन द रिपोर्ट इज नेसेसरी, अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द रीजंस फॉर द मॉडिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। रीजंस फॉर मॉडिफिकेशन देना पड़ेगा मुझे जब मैं अपनी रिपोर्ट दूंगा। द रिपोर्ट of the reviewer should also contain the suggestion, ठीक है। description of the reasons for modification should also be given in the reasons for modification should also be given in the report, ठीक है। I should also give a reference to the, I should means technical reviewer should also give a reference to the preliminary report, an attachment which describes the quality review conducted including an overview। ये देखो ये सब बेकार चीज़ है, बस सिंपल सी बात क्या है, एक ऑडिट के ऊपर होता है, ऑडिट में नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन एंड टेक्निकल स्टैंडर्ड, यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम क्या इंप्लीमेंट हुआ, कोई डिजाइन में तो कमी नहीं थी, कोई कंप्लायंस में तो कमी नहीं थी, ठीक है ना, ये लगाना इसकी जिम्मेदारी है। अगर मैं कोई चीज़ को मॉडिफाई करता हूँ तो आई शुड गिव द रीजंस फॉर द मॉडिफिकेशन, ठीक है, एंड आई शुड गिव अ रेफरेंस टू द माई प्रीलिमिनरी रिपोर्ट। तो अब देखो अगला जो टॉपिक आता है वो आता है कि हमें कौन से टाइप की रिपोर्ट देनी है, क्वालिफाइड देनी है या क्लीन रिपोर्ट देती है, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट इट डिपेंड्स ऑन, ठीक है, इन डिसाइडिंग ऑन द टाइप ऑफ द रिपोर्ट, ठीक है। अ रिव्यूअर शुड कंसिडर द एविडेंस ऑब्टेन एंड शुड डॉक्यूमेंट द ओवरऑल कंक्लूजन विद रिस्पेक्ट टू द ईयर बीन रिव्यूड इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग मैटर, मतलब मुझे कौन सी रिपोर्ट देनी है, इट डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग मैटर। क्या सबसे पहले फर्म ने डिजाइन करी है कुछ ऐसे पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, ठीक है ना, विच आर द पार्ट ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है, क्या ऐसी कोई पॉलिसी एंड प्रोसीजर क्या डिजाइन करी गई है या नहीं करी गई है, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है क्या फिर दूसरा एस्पेक्ट क्या होगा, क्या इन्हें कंप्लाई किया गया है या नहीं किया, वेदर द पर्सनल हैव कंप्लाइड विद सच पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, ठीक है। अब आपको याद करना है ऐसे 220 में क्या क्या बोला था, अ फर्म शुड मेंटेन इंडिपेंडेंस, ऐसे 200 में भी बोला है, ठीक है, इंडिपेंडेंस, तो क्या इंडिपेंडेंस ऑफ AFUR इज बिन मेंटेन, ठीक है, क्या AFUR ने इंडिपेंडेंस मेंटेन करी गई है, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है ऐसे 220 में लिखा है कि कंसल्टेशन दी जाए, ठीक है, एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ द एक्सपर्टीज एंड और एक्सपीरियंस इंडिविजुअल फॉर कंसल्टेशन, क्या कंसल्टेशन दी गई है। अब देखो ऐसे 220 क्या बोलता है, आप असिस्टेंट को जो भेज रहे हो उसकी स्किल एंड कॉम्पिटेंस को टेस्ट करो बिफोर सेंडिंग हिम, ठीक है, टू द ऑडिट। मान लो मैं अपने RTL को भेज रहा हूँ तो आई शुड चेक द स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस ऑफ माई RTL, ठीक है, स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस ऑफ द असिस्टेंट्स क्या चेक की जाती है बिफोर असाइनमेंट, ठीक है ना। तो ऐसे 220 आ गया, ठीक है। अब देखो दूसरा क्या फिर एक पॉइंट आता है कि क्या जो ये ऑडिट कर रहे हैं हम, क्या इसकी जो प्रोग्रेस को मॉनिटर किया जाता है, प्रोग्रेस ऑफ अटेस्टेशन सर्विसेज मॉनिटर, ठीक है ना, ये हो गया। अब देखो अब अगला पॉइंट आता है वेदर द ऑडिट फर्म हैज एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर्स टू रिकॉर्ड द ऑडिट प्लान, ठीक है, क्या उन्होंने डॉक्यूमेंट किया ऑडिट प्लान, नेचर टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स एंड द कंक्लूजन्स ड्रॉन देयर फ्रॉम, मतलब सिंपल सी बात है क्या पॉलिसी एंड प्रोसीजर डिजाइन किए, क्या वो इंप्लीमेंट हुए, क्या वो इंप्लीमेंट हुए,
ठीक है, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, फिर आपका पॉइंट आता है ठीक इंडिपेंडेंस, फिर कंसल्टेशन, फिर आपका स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस को क्या टेस्ट किया गया, ठीक है, फिर है ना, ठीक है, प्रोग्रेस ऑफ अटेस्टेशन सर्विस को क्या मॉनिटर किया गया, ठीक है, वेदर द ऑडिट फर्म है एस्टैब्लिश टू ऑडिट प्लान को क्या डॉक्यूमेंट किया गया, ठीक है, मेंटेन्स ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, क्या कंप्लाई विथ लॉज एंड रेगुलेशन, ऐसे 250 ऐसे 230 आ गया, ठीक है, क्या इंटरनल कंट्रोल्स लगे हैं विद इन द फर्म दैट कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स मेंटेनेंस ऑफ क्वालिटी ऑफ रिपोर्टिंग। मतलब बड़ी सिंपल सी बात है, क्या पॉलिसी एंड प्रोसीजर इंप्लीमेंट, फिर क्या वो डिज़ाइन किए गए, फिर इंप्लीमेंट किए गए, फिर आपको इंडिपेंडेंस, फिर कंसल्टेशन, स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस देखा, फिर ऐसे 230 डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर चले गए अपन 250 कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन में मैं क्या क्या किया, रिकॉर्ड किया ऑडिट प्लान को, NTE ऑडिट प्रोसीजर्स, कंक्लूजन्स को, ठीक है, ये बड़े फंडे हैं, ठीक है, ये अपना क्लियर हो जाता है। अब देखो क्वालिटी रिव्यू ग्रुप की जो रिपोर्ट है वो कौन कंसिडर करेगा, ऑब्वियसली बात है क्वालिटी रिव्यू बोर्ड, ठीक है। लेकिन अब देखो इसमें दो फंडे हैं, देखो अगर क्वालिटी रिव्यू ग्रुप चाहे तो अपने केस टू केस बेसिस पे, ठीक है, ऑन अ केस टू केस बेसिस वो अपनी रिपोर्ट किसे भेज सकता है, C&AG के पास, ठीक है, एंड C&AG की रिपोर्ट, ठीक है, C&AG के व्यूज है, इफ एनी C&AG व्यूज इफ एनी शैल बी पुट बिफोर द बोर्ड अलॉन्ग विद द रिकमेंडेशन ऑफ द QRG। मतलब देखो पहला स्टेप क्या हो सकता है, QRG C&AG को दे सकता है, एंड C&AG, ठीक है, C&AG और QRG दोनों की जो रिकमेंडेशन है बोर्ड के सामने ले डाउन हो सकती है, ठीक है। या दूसरा प्रोसीजर क्या है, QRG पहले QRB को देगा, एंड QRB, ठीक है ना, नहीं रहता अलॉन्ग, देखो रिकमेंडेशन किससे देगा, बोर्ड को देगा, एंड बोर्ड ऑन द बोर्ड क्या करेगा, ऑफिस ऑफ C&AG के पास देगा। तो मतलब देखो दो प्रोसीजर है, तो पहले क्या कर सकता है, QRG C&AG को दे सकता है, एंड C&AG QRB को दे सकता है, ठीक है। अब QRB QRG प्लस C&AG दोनों रिव्यू करेगा, ठीक है। अब दूसरा स्टेप क्या हो सकता है, QRG QRB को देगा, QRB अब देखो QRB क्या करेगा, QRB C&AG को देगा, तो ये दूसरा मेथड है, ठीक है। और बाकी सब एंटिटीज जो PSU नहीं है, ऑब्वियसली बात है उसमें C&AG का रोल नहीं आएगा, तो इट विल डायरेक्टली गो फ्रॉम QRG टू द QRB, ठीक है। रिकमेंडेशन ऑफ द QRG, ठीक है, ऑन द क्वालिटी ऑफ स्टार्ट ऑडिट, ठीक है, शैल बी प्लेस बिफोर द बोर्ड फॉर इट्स कंसिडरेशन, ठीक है। अब देखो कौन कौन से एक्शन लिए जा सकते हैं, ठीक है, दैट मे बी रिकमेंडेड बाय द क्वालिटी रिव्यू बोर्ड, ठीक है। क्वालिटी रिव्यू ग्रुप ने क्या क्या रिकमेंड किया था, क्या क्या नॉन कंप्लायंस था, ये ऊपर वाली चीज़ नेम ऑफ द एंटरप्राइज का क्या था। अब इसके बेसिस पे क्या क्या एक्शन लिए जा सकते हैं, बड़ी सिंपल सी बात है जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि भाई डायरेक्टर डिसिप्लिन को TS रेफर किया जा सकता है अंडर सेक्शन 28B, ठीक है। दूसरा क्या किया जा सकता है, सिर्फ एडवाइजरी एंड गाइडेंस दी जा सकती है अंडर सेक्शन 28B क्लॉज C, ठीक है ना। अब देखो ऑब्वियसली बात है, इन्फॉर्म किया जा सकता है नॉन कंप्लायंस टू द रेगुलेटरी बॉडी, ठीक है, रेलेवेंट टू द एंटिटी, ठीक है, नॉन कंप्लायंस रेगुलेटरी बॉडी को बताया जा सकता है ना। इंटीमेट द AFUR एज टू द फाइंडिंग्स ऑफ द रिपोर्ट एज वेल एज द एक्शंस इनिशिएटेड एज अबव, ठीक है। मतलब देखो AFUR को बताया जाएगा कि हमने इनमें से कौन सा मेथड किया गया है, 28BA में एक्शन लिया, 28BC में एक्शन लिया, कौन सा एक्शन आपके अगेंस्ट लिया है, ठीक है ना। ठीक है, अब देखो अगर मान लो किसी रेगुलेटरी बॉडी ने, जैसे मान लो NFRA बोलता है QRB को, ठीक है, तो वो रिजल्ट्स ऑफ द रिव्यू एंड डिटेल्स ऑफ द एक्शन टेकन टू द कंसर्न रेगुलेटरी बॉडी को बता सकता है, एंड कंसीडर द मैटर कंप्लीट एंड इन्फॉर्म द AFUR। मतलब बड़ा सिंपल सा पॉइंट है कि आपको माइंड में रखना है 28BA में एक्शन हो सकता है, 28BC में एक्शन हो सकता है, ठीक है। अब वो रेगुलेटरी बॉडी को बता सकता है, वो चाहे सुओमोटो भी बता सकता है, ठीक है, मतलब यहाँ पे रेगुलेटरी बॉडी है, यहाँ पे भी रेगुलेटरी बॉडी है, लेकिन यहाँ वाला जो रेगुलेटरी बॉडी है वो जैसे मान लो यहाँ वाला कौन सा है, यहाँ वाला वो वाला है जहाँ पे रेगुलेटरी बॉडी ने QRB को रेकमेंड किया था कि आप देखो ये मैटर है, जैसे NFRA ने रेकमेंड किया, और ये वाला क्या है, ये सुओमोटो है बाय QRB चाहे तो सुओमोटो बता सकता है, ठीक है, एंड कंसिडर द मैटर कंप्लीट एंड इन्फॉर्म द AFUR अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब देखो फॉलो अप के लिए क्या क्या मैकेनिज्म है। अब आपको मैंने बताया था एक्शन कौन कौन से होते हैं, 28B क्लॉज A में, 28B क्लॉज C में। जब 28B क्लॉज C में एक्शन होता है तो एडवाइजरी इशू की जाती है, तो अब यहाँ पे हमें चेक करना है कि क्या उसे फॉलो किया जा रहा है उस एडवाइजरी को या नहीं किया जा रहा है, ठीक है। एडवाइजरीज एंड गाइडेंस इशूड बाय द टू द AFUR बाय द QRB अंडर सेक्शन 28B क्लॉज C, ठीक है, फॉर इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज एंड एडहेरेंस टू विद स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो अब इसके लिए मैं क्या कराता हूँ, फॉलो अप करता हूँ, ठीक है, मे फॉलो अप एंड रिव्यू द इफेक्टिवनेस ऑफ द करेक्टिव एक्शन टेकन बाय द AFUR, ठीक है ना। इन ऑफ लैक ऑफ इफेक्टिव करेक्शन, ठीक है, नेक्स्ट ऑन साइट रिव्यू माइट बी ऑर्गेनाइज अर्लियर, ठीक है। जो ऑन साइट रिव्यू की जो टाइमिंग थी, जैसे 3 साल में होना चाहिए, अगर 20 या 20 से ज़्यादा पार्टनर है, 10 या 10 से है लेकिन 20 से कम है तो 4 साल में, ठीक है, ऐसा वो जो लिमिट थी ना, तो वो उससे पहले भी करा सकता है, ठीक है। केस ऑफ कंटिन्यूड नॉन कंप्लायंस में भी रिकमेंडेड टू द काउंसिल फॉर टेकिंग नेसेसरी एक्शन। मतलब ये भी फिर वो उसी वाले साइकिल में जा सकता है जो 28B क्लॉज A वाला था, मतलब काउंसिल के पास चल जाएगा, डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट के पास केस जा सकता है, ठीक है। इट मे बी रिकमेंडेड टू द काउंसिल, ठीक है। अब देखो चेंजेस टू द रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स और क्वेश्चनियर्स, ठीक है, ये बड़ा सिंपल सी बात है।
क्वालिटी रिव्यू बोर्ड के अपने अपने फॉर्मेट्स है, ठीक है, रिपोर्टिंग के फॉर्मेट है और क्वेश्चनर्स के फॉर्मेट है, ठीक है। वेन एवर द क्वालिटी रिव्यू बोर्ड इज ऑफ व्यू दैट इन लाइट ऑफ द इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस चेंजेस इन द डोमेस्टिक लॉज एंड रेगुलेशन, ठीक है, मतलब या तो इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस में चेंज है या डोमेस्टिक लॉ एंड रेगुलेशन में चेंज है, एंड थ्रू एक्सपीरियंस गेन इट में अमेंड और मॉडिफाई द क्वालिटी रिव्यू क्वेश्चनर या रिपोर्टिंग फॉर्मेट, मतलब वो दोनों मॉडिफाई कर सकता है। इट हैज एन पावर टू मॉडिफाई द रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स एंड द क्वेश्चनर। सो हियर वी कंप्लीट आवर क्वालिटी रिव्यू chapter. So hope you have liked the video. Please do comment in the comment section कि आपको कितना समझ आ पा रहा है, ठीक है, कि ये वीडियो आपको क्या यूजफुल है या नहीं है। थैंक्स अ लॉट।